नमस्कार। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज पूरे नेपाल की जनता यही स्वर, इसी स्वर का नाद कर रही है और राजनेता अपनी कुर्सी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता आज चरितार्थ हो रही है नेपाल की सड़कों पर, और नेपाल की घटना से भारत के राजनेताओं को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां एक जैसी हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा कि न केवल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बल्कि इस देश में राजनीति करने वाले प्रायः 90% से अधिक लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलने के कारण नेपाल के राजनेताओं के साथ आज इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है कि नेपाल के राजनेता, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति इस्तीफा लिखकर भेज रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। उनके घरों को लूटा जा रहा है, जनता ने लूटा है। भारत के राजनेताओं भी सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। परिस्थितियां एक जैसी हैं। क्या गलती थी नेपाल की जनता की? नेपाल की जनता की एक ही गलती थी कि नेपाल की जनता ने लोकतंत्र को चुना था, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर नेपाल किस दिशा की तरफ जा रहा था? कल्पना कीजिए, थोड़े भारत के बारे में भी सोच कर देखिए कि क्या केपी शर्मा ओली में और भारत के राजनेताओं में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। जिस प्रकार की राजनीति नेपाल में भी भाई भतीजावाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति से पूरा आकंठ नेपाल डूबा हुआ है। विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम करती है वहां की सरकारें। कहां गया आज चीन? क्यों नहीं आया केपी शर्मा ओली के बचाव में? कहां गया ट्रंप? कोई किसी को बचाता नहीं है। जब जनता सड़क पर आती है तो जनता यही कहती है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और उसके बाद फिर किसी का बचना मुश्किल हो जाता है। मित्रों, भारत में भी इसका एक बार नाद हो चुका था। 1975 के आंदोलन में आपातकाल के खिलाफ भारत की जनता ने भी इस प्रकार के नारों से सड़कों को पाटा था। लेकिन क्या हुआ? उस क्रांति के बाद तथाकथित संपूर्ण क्रांति जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ देश के अंदर, उसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोगों ने जो शासन स्थापित किया बिहार के अंदर, देश के अंदर, वो कैसा शासन था? क्या वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों और मर्यादा के अनुसार शासन चला है देश के अंदर? क्या राम मनोहर लोहिया के अनुयायी राम मनोहर लोहिया के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं आज? ये बड़ा सवाल है। क्या महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाले इस देश के राजनेता, क्या महात्मा गांधी जैसी सादगी दिखाते हैं? आज राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब है सिंहासन, राजनीति का मतलब है राजतंत्र वाला राजा। राजा के बाद उसका राजकुमार ही युवराज बनेगा पहले, और फिर वही शासन में आएगा। क्या ये हमारे देश की स्थिति नहीं है? आप कल्पना कीजिए नेपाल की स्थिति कितनी बुरी है। मित्रों, मैं भारत की जनता आपसे भी पूछना चाहूंगा, केवल आप एक बात बता दीजिए कि क्या नेपाल जैसी परिस्थिति भारत में नहीं है? क्या भारत में जन्म से ही यहां के राजा तय नहीं हो रहे हैं? क्या यहां के शासन में बैठे हुए लोग प्रायः हर दल के, किसी दल में कम है, किसी में अधिक है, क्या राजा जैसा व्यवहार नहीं करते? क्या वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए नहीं है? क्या वो सेवा करने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेकर शासन में आए हुए लोग, क्या महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर सादगी और चरित्र को महत्व देते हैं? कहीं से नहीं मिलेगा। और जब ये नहीं मिलेगा तो फिर जनता के हाथ में अंतिम अस्त्र क्या बचता है? महात्मा गांधी का राम राज्य यही था क्या? महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज यही था क्या? जिस प्रकार के शासन व्यवस्था आज हमारे देश के अंदर व्याप्त है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को राजनीतिक दलों के अंदर भी कुचला जा रहा है। आज एक दल बता दीजिए भारत के अंदर जिसके अंदर लोकतंत्र हो।
क्या लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता क्या अपने उम्मीदवारों का चयन करता है? किसी राजनीतिक दल में उम्मीदवार बनने के लिए क्या यह प्राथमिकता है कि वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, उस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति पर कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं होना चाहिए? यही आरोप तो नेपाल में लगा है लोगों पर। यही आरोप तो नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री, नेपाल के गृह मंत्री, नेपाल के विदेश मंत्री पर लगा हुआ है कि वो लोग देश के युवाओं की शिक्षा की चिंता नहीं करते। आज क्या स्थिति है हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था की? शिक्षा की चर्चा इसलिए होती है कि केवल वोट बैंक बनाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। रोजगार की लड़ाई खेली जा रही है, भले ही उसके लिए आने वाले दिनों में सैलरी का जुगाड़ होगा या नहीं होगा। कलेजे पर हाथ रखकर सोचिए और बताइए कि क्या हमारे देश में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है? और लोकतांत्रिक कैसे होगा ये बताइए मुझे, जब जिस दल के अंदर लोकतंत्र नहीं है। भारत में एक राजनीतिक दल बताइए जिसके अंदर लोकतंत्र अब जीवित हो। कोई दल ऐसा बताइए जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत करता हो। जो चुनाव मैनुअल है भारत का, उसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, क्या उसके आधार पर राजनीतिक दलों का संचालन हो रहा है? और जब राजनीतिक दलों का संचालन लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार नहीं हो रहा, तो वो राजनीतिक दल कैसे देश के अंदर लोकतंत्र के सुरक्षित होने की गारंटी दे सकते हैं? आज केवल और केवल एक ही तंत्र देश के अंदर चल रहा है, जनता को बेवकूफ बनाओ तंत्र। आज आप कल्पना कीजिए ना, कल्पना कीजिए कि नेपाल की जनता आज राजतंत्र की मांग कर रही है। नेपाल के लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि नेपाल में लोकतंत्र असफल रहा, हमारे यहां हमें राजाओं का शासन चाहिए। इसका मतलब क्या है? कितनी बड़ी निराशा है लोकतंत्र से, आप अनुमान लगाइए नेपाल में। सोच कर देखिए, कलेजे पर हाथ रखिए और बताइए कि क्या भारत में वो स्थिति नहीं है? आज भारत के प्रायः अधिकतर राजनीतिक दल क्या देश विरोधी हरकतों में शामिल नहीं है? क्या जो लोग कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, उनके लिए क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट फर्स्ट नहीं है? जब इस देश के अंदर सत्ता ही सर्वोपरि बन गया हो, तो फिर नेपाल जैसी घटनाओं को आप कितने दिन तक रोक पाएंगे? आप उसके लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है मित्रों, केवल एक चिंगारी की आवश्यकता होती है कि कोई ऐसी चिंगारी लगाने वाला व्यक्ति चाहिए, समय चाहिए, परिस्थिति चाहिए। वो चिंगारी कभी भी लग सकती है। कैसे लगा नेपाल में? आज छोटी सी घटना हुई ना नेपाल में कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का, क्या परिणाम हुआ उसका? आज सब कुछ जल रहा है नेपाल में। नेपाल में राष्ट्रपति भवन नहीं जल रहा है, वहां का संसद नहीं जल रहा है, बल्कि वहां पर इस बात का उद्घोष है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की असफलता है। आप कल्पना करके देखिए, कहीं भारत जैसे बड़े देश में, नेपाल एक छोटा सा देश है मित्रों, वहां कोई वैकल्पिक शासन प्रणाली भी वहां के लोगों को स्वीकार्य हो सकती है, वहां राजतंत्र भी जीवित रह सकता है। क्या भारत का क्या होगा? भारत का क्या होगा? भारत में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था, वैकल्पिक राजतंत्र जैसी व्यवस्था या और कोई तानाशाही जैसी व्यवस्था नेपाल में जीवित रह सकती है, भारत में नहीं जीवित रहेगी। यदि भारत में वैसी व्यवस्था आएगी तो भारत टूट जाएगा। क्या आज कोई मीडिया चैनल है जो ये कहने का साहस कर सके कि पहले देश बचाओ? नहीं, हर मीडिया हाउस भी पार्टी खेल रही है। गोदी मीडिया नंबर 1, गोदी मीडिया नंबर 2, दोनों तरफ के जो गोदी मीडिया है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए केवल टनटनिया माल लूटने के लिए चाहिए, विज्ञापन चाहिए, उनको आर्थिक मदद चाहिए। आज बहुत बड़ी उदाहरण मिला है भारत को, भारत के पड़ोस में। ठीक है, हमने नहीं सीखा श्रीलंका से, हमने नहीं सीखा बांग्लादेश से। बांग्लादेश की परिस्थिति भी अलग थी, श्रीलंका की परिस्थिति अलग थी, लेकिन नेपाल और भारत
दोनों का डीएनए एक है। बांग्लादेश का डीएनए अलग हो सकता है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जब उत्पात हुआ तो फिर वहां डिविएशन हुआ, वहां एक धर्म विशेष के लोगों को मारा गया। नेपाल में यह लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र की असफलता का उद्घोष है। आज आवश्यकता है भारत के राजनीतिक दलों को भी सोचने की कि हम कोई वैसी परिस्थिति के आने से पहले ही खुद को सुधार लें, और नहीं तो एक और कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, जो आज नेपाल के लोग गा रहे हैं। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। भारत को लोकतंत्र के आग की जरूरत है। भारत को अराजकता के आग की जरूरत नहीं है जो आज नेपाल में बह रही है। नेपाल में अराजकता की आग बह रही है। भारत को लोकतंत्र के आग की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में एकमात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है जो भारत को एकजुट रख सकता है। और ये मैं एक और बात आज बताऊं अपने दर्शकों को, मित्रों, ठीक है, जितने भी दर्शक मुझे कितना देखेंगे, कितना क्या समझेंगे, मुझे नहीं पता। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं, हर बार कोई दर्शक आप फलाने का समर्थन, फलाने का समर्थन। अरे यार, कभी तो एक हिंदुस्तानी के रूप में देखने का प्रयास करो। सब एक जैसा नहीं होता। हां, मैं किसी एक दल का वोटर हूं, वोट देता हूं, लेकिन दल मेरा बदलता भी है, बदल भी सकता है वोट डालते समय, उम्मीदवार के आधार पर, मुद्दों के आधार पर। मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता। मैं किसी का मतदाता हो सकता हूं, लेकिन गुलाम होना और मतदाता होने में अंतर है। यह बात भारत के नागरिकों को भी समझने की आवश्यकता है। मेरे जैसे व्यक्ति के दर्शकों को भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए हिंदुस्तान पहले है। भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी, भाड़ में जाए भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल, सब के सब आज ये है राजनीतिक दल है, कल दूसरे नाम से आएंगे। क्या नाम था पहले भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनसंघ। जनसंघ खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई, चुनाव चिन्ह बदल गए। कांग्रेस पार्टी का क्या नाम था भाई? पहले दो बैलों का जोरा था, फिर गाय बछड़ा था, आज हाथ है। कभी कांग्रेस आई हुआ करता था, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करता था, कभी कांग्रेस ओ बनी। हिंदुस्तान ही बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं प्रतीक के लिए नाम ले रहा हूं इन दोनों का, इसलिए कि ये दोनों सत्ता और विपक्ष के प्रतीक है मित्रों। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूं, मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं। प्राय 90% से अधिक लोग इसी कैटेगरी में हैं। 10% मैंने इसलिए बचा कर रखा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई इस प्रकार का कोई चेहरा निकल कर आएगा जो हर परिस्थिति को बदलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आम जनता को जगना पड़ेगा। आम जनता को कभी भी ओपिनियन क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है आज किससे? आज होता है प्रेस्टिट्यूट से। प्रेस्टिट्यूट्स मैं बता रहा हूं, PRESTI। जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए भारत के 145 करोड़ नागरिकों से। क्या हम उम्मीद करें कि हमारे दर्शक कम से कम भारत के नागरिक के रूप में सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करेंगे? बहुत बड़ी सबक है। रामप्रसाद बिस्मिल आजादी के आंदोलन के दौरान गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहां भारत में आप विश्वास कीजिए, अगर भारत के नागरिक
अगर हम आप जैसे लोग नहीं जगेंगे अगर, तो यहां जितने भी राजनीतिक दल हैं मित्रों, कोई नहीं ऐसा अपवाद होगा जब सब के सब हम आम नागरिकों के खून चूसेंगे, और आज चूस रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, शायद पाप का घड़ा भरा नहीं है। नेपाल में भर गया पाप का घड़ा, देख लीजिए क्या स्थिति है। नेपाल में बहुत जल्दी भर गया पाप का घड़ा, कब भारत में भर जाए नहीं कह सकता। इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए भारत के राजनीतिक दलों को, और विशेष रूप से हम आप जैसे भारत के आम नागरिकों को, जो किसी राजनीतिक दल की दलाली नहीं करना चाहता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।